बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को आप देख रहे होंगे। आज हमारा फिज़िक्स का पहला लेक्चर है जिसमें हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, जिसे पेपर में आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में आप एक्सप्लेन कर दें कि वे क्या चीज़ हैं, कैसे आप इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बहरहाल आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर नंबर 4 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के नाम से। आज हम उसी आर्टिकल को रिवाइज करने चलेंगे क्योंकि इससे मुतलिक आगे हमारे काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे क्लियर होना बहुत लाजमी है। तो बहरहाल हम बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जैसा कि आप फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हैं। देखें कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन मैंने मेंशन कर दी है। द वेक्टर्स, ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या चीज़ है। तो वेक्टर्स के बारे में आपको आइडिया होना लाजमी है कि वेक्टर क्या चीज़ है। कहता है कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आपके पास तीन चीज़ें रिक्वायर होती हैं। नंबर 1 आपके पास मैग्नीट्यूड, नंबर 2 आपके पास यूनिट और नंबर 3 आपके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। जिस तरह से फोर्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है उसी तरह से आपके पास कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन रिक्वायर हो उसे आप वेक्टर कहते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की तरफ जाते हैं। द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, कहता है खास डायरेक्शन के अंदर एक वेक्टर को आप लोग क्या कर देते हैं, ड्रा कर देते हैं। लाइक दिस, कि आपके पास एक वेक्टर है जिसे आपने एक खास एंगल पे क्या कर दिया है, ड्रा कर दिया है। जब आप एक खास एंगल पे वेक्टर को ड्रा करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं। कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस कवर करता है अलोंग द एक्स एक्सिस, कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस कवर करता है अलोंग द वाई एक्सिस। तो हम इन डिस्टेंस की बना पे दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक को एक्स कंपोनेंट और एक को वाई कंपोनेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन दोबारा देखिएगा। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अच्छा, ये हमारे पास डेफिनेशन क्लियर होगी कि किसी एक वेक्टर का जितना भी इफेक्टिव वैल्यू होगी, जितना भी आपके पास एक खास डायरेक्शन में, जैसा कि ये है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जितना इफेक्ट है उसे आप उसका कंपोनेंट कह देते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से क्या मुराद है? कहता है कि द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या है, दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जैसा कि ये आपके सामने मेंशन किया है। ये दो देखें, आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी, इन्हें आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम भी देते हैं। ठीक है जी, ये डेफिनेशन आपके पास हो गई है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है। कहते हैं इट इज़ द प्रोसेस। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, एक वेक्टर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, एक वेक्टर के दो हिस्से बना देते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि आप क्या कर देते हैं कि ये कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि हिस्से बना देना। ठीक है, तो आप एक चीज़ के कुछ हिस्से बना देते हैं तो आप कहेंगे कि ये कंपोनेंट्स हैं आपके पास। जैसे एक एप्पल है, एक एप्पल को आप कट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं, उसके जो पीसेस होते हैं वो उसको कंपोनेंट्स कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कहता है प्रोसेस इन विच अ वेक्टर इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। एक फोर्स को अगर आप ब्रेक डाउन कर देते हैं, अलग-अलग कंपोनेंट्स बना देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं आपके पास, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। आपके पास इस प्रोसेस को नाम देते हैं। नोट में मैंने क्या लिखा हुआ है, कहता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इज द रिवर्स प्रोसेस। ये रिवर्स प्रोसेस है, किसका रिवर्स प्रोसेस है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हम क्या करते थे, वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के जरिए से ऐड करते थे। यहां पे आप क्या करेंगे, वेक्टर्स को स्प्लिट कर देंगे, कंपोनेंट्स बना देंगे, हिस्से कर देंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। आपने हेडिंग्स भी इसी तरह से, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आपने हेडिंग्स लेनी है, सबसे पहले ये देन फर्दर आपने जैसे मैंने काम किया है एज इट इज आप ऐसे ही करेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है आपने, कहता है वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। याद रखिए हमने बात की थी जो प्लेन है जिसे आप 2 डायमेंशनल ग्राफ भी कहते हैं, उसमें हमेशा एंगल एक ही होता है और वो एंगल किसके साथ होता है, वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है। वो एंगल आपका हमेशा किसके साथ होता है, वो आपका हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है। ठीक है जी, कहते हैं देन इट्स प्रोजेक्शन अलोंग कंपोनेंट्स, ठीक है, अलोंग द एक्सिस आएगा, मेक्स द कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्सिस आएगा कि आपके पास अलोंग एक्सिस मेक द कंपोनेंट्स। ये बात क्या लिखी है मैंने, ये आपको डायग्राम से समझ जाएगी। ये डायग्राम है।
इस डायग्राम के अंदर क्या बताया हुआ है उसने, कहता है कि एक वेक्टर है, उस वेक्टर को अगर आप देखते हैं ना कि इस वेक्टर की जो एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को आप डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट P, कहते हैं ये पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं कि इस पॉइंट ने अलोंग द एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस कवर किया, क्योंकि ये एक वेक्टर A है, तो आप कह देते हैं कि जो अलोंग द एक्स एक्सिस है वो x कंपोनेंट है। मतलब कि किसी भी वेक्टर का अलोंग एक्स एक्सिस जितना डिस्टेंस कवर होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वो x कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है। उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास ax है, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी आपके पास। जो I होता है, मैंने आपको कहा था, ये एक स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। इससे प्रीवियस आर्टिकल में आपने यूनिट वेक्टर की बात की थी कि हर वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है और उस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से जाहिर करते हैं। और एक्स एक्सिस के लिए आप एक स्पेसिफिक वो कौन सा यूनिट वेक्टर है, I है। वाई एक्सिस के लिए J यूनिट वेक्टर होता है और Z एक्सिस के लिए K आपके पास यूनिट वेक्टर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर A है और उस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के अलोंग जितना डिस्टेंस कवर किया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वो एक वेक्टर बन जाएगा और उस वेक्टर का नाम क्या है, आपके पास x कंपोनेंट है, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास ax है और डायरेक्शन I है। बिल्कुल इसी तरह से इस पॉइंट ने जितना डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस कवर किया है उसे आप एक वेक्टर के जरिए से शो करते हैं और वो वेक्टर क्या बन जाएगा, आपके पास y कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि ये x कंपोनेंट होता है और ये आपके पास ये y कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल बन रहा है थीटा आपके सामने शो कर दिया है मैंने, ठीक है जी। अच्छा, अब ये दो कंपोनेंट्स को तो हमने डिस्कस कर लिया कि किसी एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनते हैं एक स्पेसिफिक एंगल पे। अब अगली बात यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कहता है वेक्टर फॉर्म डिस्कस करते हैं हम कि अब दो कंपोनेंट्स जो बने हैं, दो कंपोनेंट्स को मिला के आपके पास जाहिर सी बात है तीसरा वेक्टर बनता है। हमने वही बात की थी हेड टू टेल रूल में कि आपके पास जो दो वेक्टर्स ऐड करके तीसरा वेक्टर बनाते हैं वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है और वो किसके इक्वल आता है, दोनों वेक्टर्स के प्लस करके इक्वल आता है। यहाँ पे देखें कि आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है A है, मैंने ब्लैक पॉइंटर से शो किया है, और आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो मैंने रेड डॉट्स के जरिए से शो किया। दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपके पास x कंपोनेंट की बात की अभी मैंने, एक y कंपोनेंट, x कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस, y कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स जो है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, एक आपके पास x कंपोनेंट था, एक y कंपोनेंट था। इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट में वेक्टर आ जाता है। अगर आप इस वेक्टर को ओपन करके लिखते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड आ जाती है, साथ डायरेक्शन आ जाती है। अब मैग्नीट्यूड आपके पास इस वेक्टर की ax आएगी और डायरेक्शन I क्यों आया यहाँ पे, j क्यों नहीं आया? उसकी रीज़न ये है कि आपके पास x कंपोनेंट के लिए हमने बात की थी कि x एक्सिस के अलोंग हमेशा जो यूनिट वेक्टर होता है वो I आता है और y एक्सिस के अलोंग हमेशा जो यूनिट वेक्टर होता है वो j आता है, z एक्सिस के अलोंग जो हमेशा यूनिट वेक्टर होता है वो k आता है, ठीक है जी। ये आपके पास हेड टू टेल रूल के जरिए से आपने इस वेक्टर फॉर्म को भी डिस्कस कर लिया है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप x कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखें कि आपके पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, जैसा कि ये देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एटलीस्ट वन एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आ जाएगा तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ से आप इस कंपोनेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस कंपोनेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, साथ में ये एंगल भी निकाल सकते हैं। तो आज हम सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस करते हैं कि एक्स कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और वाई कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखते हैं, आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल को मद्देनजर रखते हुए तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस की हुई हैं। वो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी है, जिसमें आपके पास एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा, एक है टेन थीटा। ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जो इक्वल किसके होती हैं, ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, दूसरी आपके पास होती है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होती है साइन थीटा, दूसरी होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और तीसरी होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये किस तरह से याद रहेगी, ये किस तरह से याद रहेगा? आपको याद रखने के लिए आपने देखना है कि आपके पास एक लाइन में बोलता होता हूं, बच्चे याद रख सकें कि पहला वर्ड आपने देखना है, फर्स्ट वर्ड आपने हर ट्रिग्नोमेट्रिक चीज और उसके बाद जो आगे कंपोनेंट्स। ये मैंने सर्कल किस पे किया है, देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स बन रहे हैं कि साइन थीटा इसके इक्वल है, कॉस इसके इक्वल है, टेन इसके इक्वल है। याद रखने के लिए तरीकाकार एक लाइन याद रखिएगा। लाइन कौन सी है, कहते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर
थ्रू प्रॉपर ब्रश। दोबारा लाइन सुने, क्या लिखा हुआ है, कहता है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। इससे याद क्या होगा, इस लाइन से आपको, इस लाइन को लिख लीजिएगा कहीं पे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप पहले सिंबल आपको इस लाइन को याद रख के मिल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली देख सकेंगे कि साइन किसके इक्वल है, कॉस किसके इक्वल है। तो एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं, तो एक्स कंपोनेंट आपके पास क्या है, एक्स कंपोनेंट यहाँ से पता चला कि कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। वैसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, लाजमी नहीं कि आपको पास इसी तरीके से आना चाहिए, वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में आपके पास बेस क्या है, ओ एम, बेस ओ एम आ गई, हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास ओ ए। जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे पुट कर दें, ओ एम की वैल्यू चूंकि एक्स कंपोनेंट है, मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड ए एक्स है, और जो आपके पास हाइपोटेन्यूज पे वेक्टर है ए, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है ए। तो आपने क्या करना है, जस्ट ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और इस डायग्राम से आपने यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसमें थीटा के सामने जो है कंपोनेंट होता है, जो चीज़ होती है, इसे हमेशा आप परपेंडिकुलर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आप, हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं। और उसके नीचे जो होती है हमेशा आप उसे क्या कह देते हैं, आप उसे बेस कह देते हैं। और जो ये वाली चीज़ होती है इसे क्या कह देते हैं आप, हाइपोटेन्यूज कह देते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, आपने यहाँ से वैल्यूज़ लिखनी है कि कॉस थीटा आ जाएगा ए एक्स ओवर ए डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एक्स इक्वल आ जाएगा ए कॉस थीटा। इसी तरह से वाई कंपोनेंट सेम उसी तरह से देखिएगा कि साइन थीटा का मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाली चीज़ है, जो क्या है एम पी, परपेंडिकुलर क्या आ गया एम पी। आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, डायग्राम में देखें ओ से लेके पी तक, मैंने आपको अभी बताया ये हाइपोटेन्यूज है, ओ पी आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है जी। अब एम पी की वैल्यू क्या है, वाई कंपोनेंट है तो ए वाई आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, वेक्टर ए है, उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ए डिवाइड हो रहा है, साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। ये आपके पास वाई कंपोनेंट आ गया, ये एक्स कंपोनेंट आ गया, ये वेक्टर डायग्राम आ गई, और ये बेसिक डेफिनेशंस आ गए। जो आपके पास तीसरा वेक्टर है, जो असल वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड और एंगल हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।